कॉलेज की ट्रिप पर आए स्टूडेंट्स और टीचर की बस ओडिशा के जंगलों में अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुकी थी। त्रिपुरा कॉलेज के सभी स्टूडेंट और टीचर बहुत खुश थे, लेकिन कहते हैं ना, खुशियों को नजर बहुत जल्दी लग जाया करती है। इस जंगल में उनकी खुशियों को काली नजर लगी निशी डाक की। ना जाने कैसे उनके पूरे ग्रुप पर शैतानी ताकत की नजर पड़ गई थी। एक बार जो मौतों का सिलसिला शुरू हुआ, फिर रुकने का नाम ही नहीं लिया। एक के बाद एक लाशों के मिलने से पूरे ग्रुप में सनसनी फैल गई थी और वे सभी अपनी जान बचाकर ट्रिप छोड़कर वापस शहर के लिए तैयार हो जाते हैं। ट्रिप तो बाद में होती रहेगी, फिलहाल जरूरी यह है कि इस मुसीबत से किसी तरह अपनी जान बचाई जाए। कुछ बहुत डरावना है हमारे आसपास जो खुली आंखों से दिखाई नहीं दे रहा। कहीं वो बहादुर की निशी डाक वाली बात सच तो नहीं थी? खन्ना सर की बात से ट्रिप पर आए सभी लोग सहमत थे, इसीलिए दौड़ते हुए वे सभी वापस अपनी बस में जाकर बैठ जाते हैं। ड्राइवर रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराते हुए, जब समय पर चेतावनी दी गई थी तो उस बात को हल्के में क्यों लिया? अब उसे बुला ही लिया है तो घबराने से क्या फायदा? ड्राइवर, ये कैसी बेतुकी बातें कर रहे हो? देख नहीं रहे हो बच्चे पहले से ही घबराए हुए हैं। ये कोई वक्त है ऐसी बातें करने का? डरने या रोने का समय जा चुका है सर। आप लोगों के हाथ में अब कुछ नहीं है। आराम से अपनी अपनी सीट पर बैठ जाओ और खुद को हालात के भरोसे छोड़ दो। जो होगा ठीक ही होगा। वैसे भी सबको एक दिन जाना ही होता है और आप शायद जंगल का कानून नहीं जानते हैं। यहाँ हर जीव किसी न किसी का निवाला होता है। क्या पता आपसे किसी की भूख शांत हो जाए। सर, ये ड्राइवर कैसी बातें कर रहा है? पहले ही डर से सबकी हालत खराब हो रही है। आप इसे चुप कराइए, वरना मेरे हाथ से कुछ हो जाएगा। शक्ल से ही घटिया नजर आ रहा है ये। रहने दे यार, पहले ही इस रात में इतना कुछ देख चुके हैं। अभी ये लड़ाई झगड़ा शुरू मत करो प्लीज। वैसे भी ड्राइवर की बात भी तो ठीक है ना। जब पहले ही बताया था कि रात में जंगल में बाहर नहीं निकलना, तो क्या जरूरत थी गेस्ट हाउस छोड़कर आधी रात को जंगल में बाहर जाने की? एक सिंपल सी बात सबको समझ में क्यों नहीं आती? खुद तो मर गए, हमारी जान भी मुसीबत में डाल दी। पता नहीं कैसे यहाँ से निकल पाएंगे। चुप करो तुम सबके सब। खबरदार जो किसी ने एक शब्द भी मुंह से निकाला। और ड्राइवर, तुम चुपचाप बस चलाओ। तुमसे तो मैं शहर जाकर बात करूंगा। हाँ। रात के घनघोर अंधेरे में साए साए करता जंगल और हर ओर से आती जंगली जानवरों की आवाज बस में बैठे सदस्यों का सीना चीर रही थी। ड्राइवर अपनी तरफ से बस को तेज चलाकर जंगल पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रात ज्यादा होने के कारण रास्ते समझ नहीं आ रहे थे। काफी देर से खिड़की से बाहर की ओर देख रही शशि मैडम अचानक बोल पड़ती है, आज पूर्णमासी की रात है। चंद्रमा की हल्की रोशनी जंगल में बिखरी हुई है और इस रोशनी में मैंने पहचानने की कोशिश की है कि हमारी बस काफी देर से वहीं गोल गोल चक्कर काट रही है। हम गलत रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। 1 मिनट, बस बहुत हो गया। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। 1 मिनट के लिए बस रोको, मुझे बाथरूम जाना है। ये सही बोल रहा है। पिछले 2 घंटे से जंगल के उबाड़ खाबड़ रास्तों पर बस चलती ही जा रही है। अब तो मुझसे भी कंट्रोल नहीं हो रहा। उस निशी डाक से बच भी गए तो यहाँ बस में बैठे बैठे जरूर मेरी जान निकल जाएगी। ठीक है ड्राइवर, 2 मिनट के लिए बस रोक दो। जाने दो इन्हें। फिर बेवकूफ़ी। मैंने तुमसे कहा ना, बकवास बंद करो। मैं टॉर्च से रोशनी करके चारों ओर देखता रहूंगा। तुम दोनों फटाफट से फ्रेश होकर आ जाओ। इधर कोई जंगली जानवर की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही है। खन्ना सर की परमिशन मिलते ही सूरज और मनीष बस से उतरकर झाड़ी के पीछे जाकर हल्के होने लगते हैं। तभी उनकी नजर सामने खून से लथपथ एक डेड बॉडी पर पड़ती है। सूरज अपना फोन निकालकर लाश का चेहरा देखता है तो सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। मुझे तो पहले शक हो गया था, तभी ये सब हो रहा था। मनीष, चल अब देखते हैं इसे। सूरज और मनीष बस की तरफ बढ़ते हैं। तभी अचानक मनीष को अपने पीछे से अभिनव की आवाज सुनाई देती है। मनीष, अरे मुझे छोड़कर कहाँ जा रहा है यार? अपने जिगरी दोस्त की आवाज कानों में पड़ते ही
मनीष खुद को मुड़कर देखने से रोक नहीं पाता। तू यहाँ कैसे? लेकिन तू तो। इससे पहले कि मनीष कुछ कह पाता, अभिनव वहां से धुएं में बदलकर ओझल हो गया था। अभी अभी मुझे चीख की आवाज सुनाई दी है, मैं देख कर आता हूँ, कुछ तो गड़बड़ है। हे भगवान, अभी क्या अनहोनी हुई होगी। खन्ना सर हाथ में टॉर्च लेकर गाड़ी से नीचे उतरते हैं। तभी सूरज आकर उनसे टकराता है। सर वो मनीष कहाँ है? वो भी तो तुम्हारे साथ गया था ना, क्या हुआ? तुम इतने हाफ क्यों रहे हो? सब ठीक तो है ना? खन्ना सर झाड़ियों की तरफ टॉर्च घुमाते हैं तो सामने से उन्हें तेज कदमों में आते हुए मनीष दिखाई देता है। थैंक गॉड, तुम दोनों ठीक हो, मेरी तो जान ही निकल गई थी। कम ऑन, जल्दी से बस में बैठो, ये जगह सेफ नहीं है। खन्ना सर के इतना कहते ही सूरज और मनीष बस में बैठ जाते हैं और खन्ना सर के कहने पर ड्राइवर एक बार फिर से बस स्टार्ट कर देता है। सर, आपको याद है ना कि जब हम लोग बस में आकर बैठे तो किसी को उस हालत में भी बहुत हंसी आ रही थी? सूरज, मैंने कहा ना, ये सब बेकार की बातें बार बार शुरू मत करो। तुम्हें समझ में आ रहा है इस समय हम लोग कितनी बड़ी प्रॉब्लम में हैं? समझ में आ रहा है सर, तभी तो आपको समझाना चाह रहा हूँ। शशि मैडम, मैंने बस में देखा था आपके पर्स में नेल पॉलिश रिमूवर था, मिल सकता है क्या? हाँ क्यों नहीं, ये लो। लेकिन तुम इसका करोगे क्या? कुछ नहीं, बस दूध का दूध और पानी का पानी करूंगा। खन्ना सर, अपना लाइटर तो दीजिए। अब मेरे पास कोई लाइटर नहीं है। अरे सर, पूरा कॉलेज जानता है आप सिगरेट पीते हो। सूरज की बात सुनकर खन्ना सर थोड़ा हिचकिचाते हुए अपनी पॉकेट से लाइटर निकालकर सूरज के हाथ में थमा देते हैं। एक बहुत खास बात बतानी है आप सबको। खन्ना सर, आप पूछ रहे थे ना जब हम दोनों बस से नीचे उतरे तो वहां पर क्या हुआ? मैं बताता हूँ। जब मैं और मनीष झाड़ियों के पीछे गए तो वहां हमने खून से लथपथ एक डेड बॉडी देखी। फिर से वही सब बातें शुरू कर दी तुम लोगों ने। घबराइए नहीं मैडम, शांत रहिए। बस अब कुछ देर की बात और है। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि वो निशी डाक जिससे बचकर हम लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं, हम उससे बचकर भाग नहीं सकते। गलती हो गई मुझसे जो मैं तुम लोगों के साथ थोड़े पैसों के लालच में चली आई। पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पर, और कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? हम उस निशी डाक से क्यों नहीं बच पाएंगे? अब तो हम उस गेस्ट हाउस को भी बहुत पीछे छोड़ आए हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो निशी डाक ना तो जंगल में है ना ही गेस्ट हाउस में, बल्कि वो हमारे साथ अभी इसी बस में है। क्या? निशी डाक अभी इसी बस में है? सूरज की इतनी बात सुनते ही सभी लोग बुरी तरह से डर से चिल्लाने लगते हैं। सूरज अपना मफलर निकालता है और बस में रखी हॉकी स्टिक पर उसे लपेटकर शशि मैडम का दिया हुआ थिनर छिड़ककर खन्ना सर के लाइटर से आग लगा देता है। कुछ ही पलों में स्कार्फ धो धो कर जलने लगा था। सूरज अब उस मशाल नुमा स्टिक को लेकर बस ड्राइवर के पास पहुंचता है और उसके चेहरे की ओर ले जाता है। आग के उसके शरीर से छूते ही ड्राइवर वहां से गायब हो जाता है और बस जाकर एक पेड़ से टकराकर रुक जाती है। यह दृश्य देख सभी का कलेजा उछलकर मुंह को आ गया था। ये क्या हुआ? वो ड्राइवर अचानक गायब कैसे हो गया? वो गायब इसलिए हो गया सर क्योंकि वो ड्राइवर था ही नहीं, वही निशी डाक था जो शायद सही मौके का इंतजार कर रहा था ताकि हमारा शिकार कर सके। झाड़ियों के पास जो हमने डेड बॉडी देखी वो इसी ड्राइवर की थी और उसी पल में समझ गया था कि यही है वो जिसके कारण इतने सारे लोगों की जान गई है। ड्राइवर की डेड बॉडी मनीष और सूरज दोनों ने देखी थी, लेकिन जब से वो दोनों वापस आए थे सिर्फ सूरज ही सबको सच बता रहा था और मनीष अपनी सीट पर सर नीचे किए हुए बैठा था। सूरज, तुम वाकई बहुत बहादुर हो, लेकिन लगता है मनीष को वो सब देखकर गहरा सदमा लगा है। देखो ना, बेचारा कैसे गुमसुम बैठा है। हिम्मत रखो मनीष, सब ठीक होगा। मैडम ठीक कह रही हैं, तुम्हारी वजह से आज हम सबकी जान बच गई है, लेकिन ड्राइवर के जाने के बाद ये बस तो जंगल में ही खड़ी हो गई। किसी और को तो ड्राइविंग भी नहीं आती, अब क्या होगा? मुझे ड्राइविंग आती है, बस मैं ड्राइव करूंगा। मनीष जाकर ड्राइवर की सीट पर बैठ जाता है और बस एक बार फिर आगे बढ़ने लगती है। बड़ी बोरियत हो रही है ना?
चलो आप लोगों को निशिडाक की पूरी कहानी सुनाता हूँ, क्योंकि अभी तक जो कुछ भी आपने सुना, देखा या समझा वो पूरा सच नहीं है। निशिडाक कोई डायन, भूत, प्रेत या चुड़ैल नहीं है। वो इस जंगल का एक छलावा है जिसका कोई रंग रूप शरीर है ही नहीं। वो जब चाहे जिसे चाहे रूप धारण कर सकती है। क्या बताया था उस बहादुर ने आप सबको कि वो किसी अपने के वेश में पीछे से आवाज लगाती है और जो मुड़कर देख लेता है उसे अपने साथ ले जाती है। लेकिन पूरा सच ये है कि वो किसी को अपने साथ नहीं ले जाती, बल्कि जिसका शिकार करती है उसी का वेश बनाकर अपने अगले शिकार को फंसाती है। जैसे वो बहादुर जिसने तुम सबको कहानी सुनाई, वो बहादुर नहीं, बहादुर के रूप में निशिडाक ही था। फिर बहादुर ने मोहित को मारकर उसका रूप लिया। फिर मोहित के रूप में आए निशिडाक ने अभिनव को मारा और उसका रूप लेकर गेस्ट हाउस में आ गया। फिर अभिनव ने भीमा से ड्राइवर से मनीष, और अब तुम सबकी बारी। चलो बहुत हुआ, ये खेल खत्म करते हैं। इतना कहते हुए मनीष की आंखें पलटकर लाल हो जाती है और चेहरा बुरी तरह से फटने लगता है, जैसे किसी जंगली जानवर ने नोच खाया हो। इसका मतलब तुम मनीष नहीं हो, तुम ही निशिडाक हो। हाँ, मैं ही हूँ निशिडाक, और मेरे कहानी सुनाने पर आपने बीच में टोक दिया, इसलिए मेरा अगला शिकार आप बनोगी। इतना कहते ही मनीष किसी जानवर की तरह शशि मैडम पर झपट पड़ता है और बाकी लोग अपनी जान बचाकर जंगल की ओर भागने लगते हैं। मालती जंगल में भागते हुए एक पेड़ के पास जाकर खुद को वहां छिपा लेती है। तभी उसे अपने कंधे पर एक हाथ महसूस होता है। मालती, इधर नहीं, उस तरफ, यहाँ तुम्हें खतरा है। मैं जानती हूँ तुम ही निशिडाक हो। मेरी बात का जवाब देकर तुमने अपनी मौत बुलाई है। इतना कहकर निशिडाक मालती को भी हवा में ऊपर उठाती है और मारकर पेड़ की शाखा से उल्टा लटका देती है। खन्ना सर, हम दोनों साथ रहेंगे और इस जंगल से बाहर भी जाएंगे। वो आग से डरती है, बस हमें अपने पास आग को रखना होगा। जंगल से एक डंडा उठाकर उसमें अपना रुमाल बांधकर वो लोग फिर से एक मशाल तैयार करते हैं और इस मशाल के सहारे धीरे धीरे जंगल पार करने लगते हैं। कुछ ही देर में सूरज की पहली किरण फूटती है और उसी के साथ जंगल का ये छलावा भी गायब हो जाता है। ट्रिप पर आए लोगों में से सिर्फ सूरज और खन्ना सर ही अपने घर लौट सके और ये ट्रिप की दुखद यादें हमेशा के लिए उनके मन में छाप छोड़ गई। टॉप टून्स हॉरर चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको ऐसी ढेरों नई कहानियां सुनने और देखने को मिलती रहे। अतुल अपनी पत्नी सौम्या के साथ ऊटी अपने दोस्त राजू की शादी में आया हुआ था। अतुल की पत्नी बहुत खुश थी। वो दोनों रोज ऊटी की पहाड़ियों पर बसे सुंदर जंगल में घूमने निकल जाते और शाम को घर लौटते। राजू की शादी के 2 दिन बाद अतुल को अचानक याद आया कि उसका दोस्त एंडी शादी में नहीं आया, जबकि एंडी भी ऊटी में ही रहता था, लेकिन उसका गांव ऊटी शहर से थोड़ी दूर एक पहाड़ी पर था। अतुल ने सुन रखा था कि एंडी का गांव प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है। अतुल, राजू और एंडी की दोस्ती कॉलेज के जमाने की थी। शाम का समय हो चुका था। अतुल अपनी पत्नी के साथ राजू के ड्राइंग रूम में बैठा हुआ बातें कर रहा था। अतुल ने अपने दोस्त राजू की ओर देखकर कहा, तेरी शादी में आकर बहुत अच्छा लगा राजू। सौम्या ने तो तेरी शादी को खूब एंजॉय किया। तेरा बस चलता तो तू मेरी शादी में आता ही नहीं, इसीलिए मैं खुद तुझे मुंबई बुलाने पहुंच गया था। अच्छा एक बात बता राजू, एंडी तेरी शादी में क्यों नहीं आया? मैं 2 दिन से आंखें फाड़ फाड़ कर उसका ही इंतजार कर रहा था। ये बात तो मैं बताना भूल ही गया। उसके पिता की तबीयत सही नहीं चल रही, शायद इसी वजह से वो नहीं आया। राजू की बात सुनकर सौम्या ने अतुल की ओर देखकर कहा, हमें एंडी के पिता को जरूर देखने जाना चाहिए, वरना उसे ये जानकर बहुत बुरा लगेगा कि हम ऊटी आए और उसके बीमार पिता को देखने भी नहीं गए। तुम सही बोल रही हो सौम्या।
अगर ऐसी बात है तो फिर मैं कल तुम दोनों को उसके गांव ले चलूंगा। अरे भूल गया क्या, कल तो हमारी वापसी का रिजर्वेशन है। मैं एक काम करता हूँ, तेरी बाइक लिए जाता हूँ। मैंने सुना है उसका गांव यहाँ से केवल 10 किलोमीटर दूर है। मैं और सौम्या चले जाएंगे। अतुल की बात सुनकर राजू के चेहरे पर अचानक चिंता झलकने लगी। उसकी आंखों में डर और दहशत के साए लहराने लगे। राजू का अचानक डरा हुआ चेहरा देखकर अतुल बोला, क्या बात है भाई, तेरे चेहरे का रंग कैसे उड़ गया? दरअसल बात यह है अतुल, एंडी के गांव 3 किलोमीटर पीछे घाटी की एक जगह पर पड़ती है। वो जगह छलावों का इलाका है। रात के वक्त वहां पर जाना मुसीबत को दावत देने जैसा होगा। राजू की बात सुनकर अतुल जोर जोर से हंसने लगा। तू पागल हो गया है क्या? हाँ, दुनिया मंगल ग्रह पर कॉलोनी बनाने की तैयारी कर रही है और तू अभी भी छलावे जैसी अंधविश्वास भरी बातों पर यकीन करता है? नहीं अतुल, छलावे वास्तव में होते हैं। हाँ होते तो हैं, लेकिन सिर्फ कहानियों और किस्सों में। राजू ने अतुल को रात में एंडी के घर जाने के लिए बहुत मना किया, लेकिन अतुल नहीं माना। थक हार कर राजू ने अतुल के सामने हार मान ली और अपनी बाइक की चाबी अतुल को थमा दी। अतुल ने बाइक दौड़ा दी। कुछ किलोमीटर के बाद घने जंगल का रास्ता शुरू हो गया, मगर जंगल का रास्ता शुरू होते ही चारों ओर बुरी तरह से कोहरा फैलने लगा और ठंड बढ़ गई। अतुल को बाइक चलाने में कपकपी छूटने लगी कि तभी अचानक बाइक के दोनों टायर पंचर हो गए। अतुल बाइक को स्टैंड पर खड़ी करके बाइक की ओर गुस्से से देखने लगा। क्या हुआ? वही जो नहीं होना चाहिए था। एक तो रात का समय, ऊपर से इस बाइक के दोनों टायर पंचर हो गए। ओहो, टेंशन मत लो, मैं राजू को फोन करती हूँ। इतना कहकर सौम्या ने अपना मोबाइल फोन निकाल लिया, मगर उसमें नेटवर्क नहीं थे। अतुल भी अपना मोबाइल चेक करने लगा, मगर उसके मोबाइल में भी नेटवर्क नहीं थे। वो दोनों रात के सन्नाटे में कोहरे के बीच एक सुनसान जंगल में खड़े हुए थे। तभी अतुल को अंधेरे में एक साया चलता हुआ नजर आया। कुछ ही देर में वो साया उन दोनों के करीब आ गया। वो एक सुंदर लड़की थी जो हाथ में लालटेन पकड़ी हुई थी। लगता है आप दोनों परदेसी हो, रास्ता भटक गए हो। हाँ, आपने सही पहचाना। एक तरह से देखा जाए तो हम परदेसी ही हैं। मेरी बाइक के दोनों टायर पंचर हो गए हैं और हमारे मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं है। समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। लगता है पैदल ही चलना पड़ेगा। रात का सन्नाटा फैला हुआ है बाबूजी, और ये घाटी का इलाका है। यहाँ जंगली जानवर रात में टहलते रहते हैं। पैदल जाने में तुम दोनों को खतरा हो सकता है। घाटी का नाम सुनकर सौम्या बुरी तरह से चौंक गई। तभी उसकी नजर सड़क पर लगे हुए एक बोर्ड पर पड़ी, जिस पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था घाटी का इलाका। वैसे आपका नाम क्या है और आप इतने सन्नाटे में कर क्या रही हैं? जी, मेरा नाम सुकन्या है। मैं इस जंगल में अक्सर लकड़ियाँ लेने आती रहती हूँ। यहाँ से कुछ ही दूर पर मेरी झोपड़ी है, मेरा गरीब खाना। मेरा भाई मोटर मैकेनिक में काम करता है। अगर तुम चाहो तो मेरे घर चल सकते हो साहब। मेरा भाई आपकी बाइक के दोनों टायर के पंचर को सही कर देगा। अगर ऐसा होगा तो यकीन मानो मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। वह सुंदर लड़की अपनी लालटेन लेकर आगे की ओर चलने लगी। अतुल बाइक घसीटता हुआ उसके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ ही देर में वो दोनों एक झोपड़ी के सामने खड़े हुए थे, जिसके चारों ओर लंबे घने पेड़ ही पेड़ थे। वहां भी चारों ओर कोहरा छाया हुआ था। सौम्या के चेहरे पर ना जाने क्यों डर झलकने लगा था। उसका दिल किसी अनहोनी आशंका से ना जाने क्यों धड़कने लगा था। सौम्या ने आहिस्ता से अतुल से कहा, पता नहीं अतुल, मुझे यहाँ पर कुछ अजीब सा लग रहा है। कहीं तुम भी इन गांवों के लोगों की तरह भूत छलावे पर विश्वास तो नहीं करने लगी? अरे भाई, ये सब बकवास बातें होती है। तभी उन दोनों के कानों में सुकन्या की आवाज टकराई। आप दोनों अंदर आ जाओ, मेरा भाई कुछ देर में आता ही होगा। लेकिन मुझे यहाँ तुम्हारी झोपड़ी के अलावा आसपास कोई दूसरा घर तक नहीं दिखाई दे रहा है। क्या तुम इस जंगल के वीराने में रहती हो? सुकन्या बहुत रहस्यमय अंदाज में सौम्या की ओर देखकर बोली, हम गांव वालों के लिए वीराने और सन्नाटे कोई मायने नहीं रखते। तभी अचानक जोरों से बारिश होने लगी। अब आप दोनों जल्दी से झोपड़ी के अंदर चले जाओ। ये पहाड़ों की बारिश है। इस बारिश से शहरी लोग बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। मैं तब तक अपने भाई को ढूंढ कर लाती हूँ। वो दोनों झोपड़ी के अंदर चले गए और वहां बिछी हुई एक पुरानी चारपाई पर बैठ गए। मगर उन दोनों को वहां बैठे बैठे काफी देर हो गई थी। बाहर अभी भी बारिश हो रही थी। सौम्या ने अपनी घड़ी देखी तो वो चौंक गई। घड़ी रात के 2 बजा रही थी।
सौम्या डरते हुए अतुल से बोली। अतुल, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। उस लड़की को गए हुए बहुत देर हो गई है। सोचो अतुल, इस घने जंगल में सिर्फ हम दोनों अकेले ही हैं। तभी उन दोनों को बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। लगता है सुकन्या अपने भाई को बुला आई। तुम तो खामोखा डर रही थी। मगर अतुल और सौम्या ने जैसे ही अपने कदम उस झोपड़ी से बाहर निकाले तो बाहर का नज़ारा देखकर उनकी आंखें दहशत से फटी की फटी रह गई। बाहर एक 15 फुट का बड़ा ही भयानक दिखने वाला व्यक्ति खड़ा हुआ था। उस चेहरे का मांस हर जगह से फटा हुआ था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और ठीक उसके बगल में भयानक चेहरे के साथ खड़ी हुई सुकन्या झोपड़ी को घूर रही थी। सुकन्या की आंखों की पुतलियां भी बिल्कुल सफेद हो चुकी थी और दांत अजीब से लाल रंग के थे। वो भयानक आवाज में उन दोनों से बोली, यही है मेरा भाई। सौम्या की जोरदार चीख निकल गई। इसका मतलब राजू सही बोल रहा था। अतुल कांपते हुए सौम्या से बोला, तुम सही कहती हो सौम्या, हमें यहाँ से भागना होगा। अतुल ने इतना कहा ही था कि तभी वो भयानक लंबा डरावना व्यक्ति बेहद फुर्ती से सौम्या के नजदीक आ गया और उसने सौम्या का गला बुरी तरह से दबोच लिया। अतुल अपनी पत्नी को बचाने के लिए हाथ पैर मारने लगा। तभी सुकन्या के हाथ में नुकीले नाखून निकल आए। उसके हाथ भेड़िए के पंजे में परिवर्तित हो गए। उसने अपने पंजों से अतुल के सर पर तेज वार कर दिया। अतुल एक चीख के साथ जमीन पर गिर गया। उस भयानक चेहरे वाले व्यक्ति ने अपने पंजे से सौम्या का पीठ फाड़कर उसकी अंतड़ियां निकालकर जमीन पर फेंक दी। सौम्या एक चीख के साथ ढेर होकर जमीन पर गिर गई। तभी अतुल को दूर से बहुत सारी रोशनियां नजर आने लगी। अतुल ने देखा बहुत से गांव वाले हाथ में मशाल लिए उसकी ओर दौड़े चले आ रहे थे। जैसे जैसे वो नजदीक आ रहे थे, सुकन्या और वो भयानक व्यक्ति के कदम पीछे की ओर हटते जा रहे थे। देखते ही देखते अतुल की आंखों के सामने सुकन्या और वो भयानक व्यक्ति धुआं बनकर गायब हो गए। अब अतुल की आंखों के सामने उस झोपड़ी का नामो निशान तक मौजूद नहीं था। अतुल बेहोशी की गहराइयों की नींद में समा गया। उसके कानों में उसके दोस्त एंडी की आवाज गूंज रही थी। वो गांव वालों से बोल रहा था, उठाओ इसको और जल्दी चलो यहाँ से। अगली सुबह अतुल की आंख एंडी के घर पर खुली। अतुल रोते हुए अपनी पत्नी की मौत के बारे में एंडी को बताने लगा। मेरे पास राजू का फोन आ गया था और काफी देर तक इंतजार करने के बाद जब तू घर नहीं आया तो मैं समझ गया कि तू घाटी के छलावे के जाल में फंस गया है। मैं तुरंत गांव वालों को जमा करके घाटी पर पहुंच गया। बहुत सालों पहले उस घाटी में सुकन्या नाम की सुंदर लड़की और उसका बदसूरत भाई रहा करते थे। सुकन्या शैतान की पुजारिन थी और उसका भाई शैतान को खुश करने के लिए इंसानों की बलि लिया करता था। एक रात गांव वालों ने मिलकर सुकन्या और उसके भाई को जलाकर मार दिया। वही दोनों मरकर छलावा बन गए। मगर आज भी रात के वक्त सुकन्या और उसका भाई लोगों को अपने जाल में फंसाकर मार देते हैं। अतुल के मन में हर समय आज भी यही ख्याल आता है कि काश वो अपने दोस्त राजू की बात मान लेता तो उसकी पत्नी जिंदा होती। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी स्टोरीज लाते रहें। टॉप टून्स हॉरर चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको ऐसी ढेरों नई कहानियां सुनने और देखने को मिलती रहे।